गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। नमस्कार। उर्दू पोइट्री के सबसे कंटेम्प्रेरी पोइट माने जाने वाले फिराक गोरखपुरी को कौन नहीं जानता। उर्दू साहित्य की दुनिया में एक नाम जिसने गजल, नज्म और रुबाई को नई दिशा दी, फिराक गोरखपुरी। रात भी, नींद भी, कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। एक दिन एक आदमी उनसे, उनका एक दोस्त मिलने जा रहा था और फिराक साहब जूता हाथ में लिए हुए एक नौजवान को खदेड़ रहे थे। तो दोस्त जो आ रहे थे उनका, अरे क्या कर रहे हैं आप ये? कहा ये कमबख्त। इसने कहा कि अपनी नज़में सुनाइए। मैं सुनाने लगा, इसने गलत जगह पर दाद दे दी। उर्दू के आलोचकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि एक गज़लकार के रूप में फिराक उर्दू साहित्य के शिरोमणि हैं, मुकुटमणि हैं। अट्ठाईस अगस्त 1896 को जन्मे फिराक साहब गोरखपुर के इसी घर में पले और बड़े हुए। बचपन से ही साहित्य चर्चा में रुचि रखने वाले फिराक ने किशोरावस्था से ही उर्दू में शायरी लिखनी शुरू कर दी और उसके बाद वो लिखते ही चले गए। यहीं जन्मा था उर्दू शायरी का बीज। यही फिराक का वो पैतृक घर है, वही चौबारा जहां फिराक रहते थे, जहां उनकी सोच की नींव पड़ी और जहां से शुरू हुआ उर्दू साहित्य का नया इतिहास। सरजू नदी यहाँ पर तब आई जब महाराजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या बसाया, और इक्ष्वाकु के 29 पीढ़ी के बाद जब भगीरथ आए तब गंगा जी आती हैं, और गंगा जी आने में संकोच करती हैं। सरजू जी कहती क्या हैं कि तुम आओ, जहाँ हम तुमसे मिलेंगे, हम अपना वजूद मिटा करके तुमको बड़ा बनाएंगे। वही सरवरिया संस्कृति है, अपने को मिटा कर दूसरे को महान बनाने की परंपरा। ये सरजू घाटी की संस्कृति है, सरजू घाटी की परंपरा है। लोग जानते हैं ऋग्वेद में गंगा जी का नाम नहीं है, ऋग्वेद में सरजू का नाम है, ऋग्वेद में सरस्वती का नाम है। तो जो जानते हैं वो जानते हैं। अब वो माटी जब बोलती है तो कुछ इसी अंदाज में बोलती है जिसमें फिराक बोलते हैं। फिराक साहब का जन्म गोरखपुर में हुआ था। बांसगांव एक तहसील है वहीं, और एक ख़ानदानी परिवार के सदस्य हैं। इनके परिवार में उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी सभी भाषाओं और साहित्य का बोलबाला रहा है। इनके पिताजी स्वयं उर्दू के बहुत अच्छे शायर रहे हैं, और मेरा अनुमान है कि बचपन में जो शायरी करने की भावना फिराक साहब में उत्पन्न हुई, उसके मूल में इनका पारिवारिक परिवेश ही है, इनके पिता का प्रभाव ही है, जिससे प्रेरित होकर के ये बचपन से ही गुनगुनाना शुरू कर दिए थे। उर्दू में आमतौर से ये मिलता है कि वो अपनी जगह को अपने नाम में जोड़ लेते हैं, तो इसीलिए उन्होंने फिराक अपना उपनाम रखा और फिर गोरखपुरी उसमें जोड़ दिया। बहुत पहले हम उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। फिराक के कलम से निकले हुए लफ्ज एक तरह से उनके जिंदगी का आईना थे। वो जो भी लिखते उसमें अपना अक्स छोड़ देते। रात भी, नींद भी, कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। रात भी है, रात में नींद भी है, लेकिन नींद के साथ कहानी भी है। तो ये रहस्य जो है वो टूटता है, ये फिराक ही कर सकते हैं, बहुत लोगों के भूते की बात नहीं है। जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, और दिस वाज समटाइम्स अंग्रेजी हिंदी में जब कोई हेल्प करी, और वो दैट वाज द पीरियड 1939 to 43-44, and at that time he was teaching, he was a teacher. He used to be regarded as one of the few persons who can speak English so well and who can talk in the English in that way. So he was a very popular person. इसी घर के आसपास बैठकर उन्होंने न जाने कितनी शायरियाँ लिखी।
ऐसा कहा जाता है कि अपने समकालीन कवियों और साहित्यकारों के साथ बैठकर वो काफ़ी बातें करते थे, प्रेरणा लेते थे और देते थे। प्रेमचंद के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उनके साथ भी यहीं पर बैठकर बहुत बातें करते थे। सज्जाद ज़हीर जब लंदन से आए यहाँ और उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक शुरू की, तो उनको ये ख्वाहिश थी कि भाई हिंदुस्तान में कौन कौन लोग हैं अलग ज़बानों के जो हमारे साथ हो सकते हैं। सज्जाद ज़हीर प्रेमचंद को नहीं जानते थे। सज्जाद ज़हीर मिले फ़िराक से और फ़िराक ने सज्जाद ज़हीर को प्रेमचंद से मिलाया। तुलसीदास उनके बहुत प्रिय कवि थे हिंदी में, जितने पसंद गालिब उतने ही दिल में बसे हुए तुलसीदास। और तुलसीदास को तो वो अपना आइडियल मानते थे, ख़ासतौर से हिंदी वालों से कहते थे यार तुम क्या लिखते हो, ये पंथ कौन सी ज़बान लिखते हैं, ये तो हिंदी नहीं है, संस्कृत है ये तो मजाक बनाया करते थे। तो वो हिंदी जो उर्दू से भी दोस्ती कायम कर ले और बोलचाल की ज़बान बन जाए, जहाँ उर्दू और हिंदी का फ़र्क मिट जाए, ऐसी कोशिश उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए की। इसीलिए वो उर्दू शायरों के सिलसिले में याद करने काबिल बनते हैं। तो हिंदी में निराला, प्रेमचंद, इन सबसे उनकी गहरी दोस्ती थी। निराला को, हिंदी के निराला को वो कहते थे मुझसे बेहतर इंसान है ये, और बड़े प्यार से इन लोगों की सोबत और गले मिलने सब वो था उठा बैठक। दौर खुद अपना शायरी क्रिएट करता है। अब जैसे खेत खलिहान है ना, ये खेत खलिहान सिर्फ अनाज नहीं पैदा करते हैं, ये भाषा भी उगाते हैं। ये जो है खेत खलिहान से भाषा भी पैदा की जाती है और शहर में कंज्यूम किया जाता है। भाषा भी कंज्यूम की जाती है और अनाज भी कंज्यूम किया जाता है। तो जिसकी जड़ें खेत खलिहान तक होंगी और जो ऊपर तक फैला होगा, सूर्य के प्रकाश से लेकर के और पत्तियों का जो फैलाव ले लेगा, रस ले सकता है, वही शायर हो सकता है जो ज़मीन से भी जुड़ा हुए और जो आकाश की ऊंचाइयों से जुड़ा हुए। फिराक उस स्टेचर पे थी। फिराक की शायरी में गहराई थी जिसे समझने वाला कोई साहित्य प्रेमी ही हो सकता है, लेकिन जो उस गहराई को ना समझे और समझने का दिखावा करे तो फिराक बेहद नाराज भी हो जाया करते थे। एक दिन एक आदमी उनसे, उनका एक दोस्त मिलने जा रहा था और फिराक साहब जूता हाथ में लिए हुए एक नौजवान को खदेड़ रहे थे। तो दोस्त जो आ रहे थे उनका, अरे क्या कर रहे हैं आप ये? कहा ये कमबख्त, इसने कहा कि अपनी नज़में सुनाइए। मैं सुनाने लगा, इसने गलत जगह पर दाद दे दी। तो इसका मतलब है कि जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में काव्य विवेक, तो वो विवेक उनका कविता के बारे में, शायरी के बारे में बहुत ही ऊंचे दर्जे का था और हमेशा जगा रहता था। फिराक को समझने के लिए सबसे पहले तो उस जीन को समझना पड़ेगा जो उनके भीतर एक तरफ बहादुरी के लिए था और दूसरी तरफ विद्वत्ता के लिए था। फिराक गोरखपुरी की अधिकतर शायरियाँ इश्क और खूबसूरती पर होती थी। उनकी शायरियों के कई कलेक्शन छपे, जैसे रूए क़यामत, गुले राणा, नगमा नुमा इत्यादि। अपने कार्यकाल में फिराक साहब ने 40,000 से भी ज़्यादा शायरियाँ लिखी। उनके समय के मशहूर शायर और कवि जोश मलिहाबादी, इकबाल, चंगेज़ी और जिगर मुरादाबादी के बीच रहकर उन्होंने अपने मौसीकी भरे अल्फाज से एक अलग जगह बनाई और उसे मजबूत किया। एक शायर की हैसियत से अगर आप देखें तो 20वीं शताब्दी जो है हमारी बड़ी खुशनसीब है। यानी 1920 से जो शुरू होता है अहद, उसमें आप देखें कि राजनीति में, साहित्य में, हर क्षेत्र में बड़ी हलचलें हैं। और वो जो राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा तेवर था, वो किसी न किसी रूप में हर अदीब को, हर साहित्यकार को प्रभावित कर रहा था। फिराक को भी प्रभावित किया। उर्दू शायरी बदनाम है कि वहाँ तो बहुत रोमांटिक मूड में कवि रहता है। फिराक भी रोमांटिक शायर थे
पर एक चीज़ जो उर्दू शायरी में दूसरे रोमांटिक शायरों से उनको अलग करती है वो ये कि उन्होंने रोमांटिसिज्म, रोमानियत और हकीकत गोई, यानी रोमानीपन और यथार्थवाद में जो एक उल्टा रिश्ता बना हुआ था। लोग मानते थे रोमानी होना तो हकीकत गोई हो ही नहीं सकती, जो रोमानी होगा वो हकीकत गो हो ही नहीं सकता। पर हकीकत गोई से रोमानियत को जोड़ने का काम फिराक ने किया। मेंटल, फिजिकल और इमोशनल टेंशन जीरो हो जाए, वह सौंदर्य है कहीं, है किसी के पास इस तरह की फिलॉसफी, वो फिराक है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि फिराक साहब और उर्दू गज़ल एक दूसरे के पर्याय हैं। फिराक साहब ने जितनी बेहतरीन गज़लें लिखी हैं उसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। उर्दू के आलोचकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि एक गज़लकार के रूप में फिराक उर्दू साहित्य के शिरोमणि हैं, मुकुटमणि हैं। वैसे तो कविता का जो विधान है, शायरी का जो विधान है, उसमें ही फिराक साहब बहुत बड़े हैं। मीर और गालिब के बाद तो फिराक का नाम आना ही चाहिए। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ, मैं अपनी दृष्टिकोण से विषय को प्रतिपादित करूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मीर और गालिब के बाद हिंदी उर्दू कविता का सबसे बड़ा कवि फिराक ही है। फिराक के साहित्य की जो व्यापकता, जो गहराई, जो विस्तीर्णता है, वो अदम्य है और प्रशंसनीय है। उनके हजारों लाखों करोड़ों प्रशंसक पूरे देश में भरे पड़े हैं। उनकी पंक्तियाँ लोग गाते हैं प्रेरणा के रूप में, प्रेम के रूप में, और राष्ट्रीय परिच्छेद के संदर्भ में भी, राष्ट्रीय संदर्भ में भी वो बहुत उल्लेखनीय है, क्योंकि अधिकांश जगहों पर राष्ट्र प्रेम की भावना भी उसमें देखने को मिलती है। एक तरफ लेखन का दौर चलता रहा और दूसरी तरफ फिराक साहब इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ने उन्हें अपनी तरफ खींचा और फिराक साहब ने अंग्रेज सरकार की नौकरी को ठुकरा दिया। जब इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी कर ली तो ये इलाहाबाद आए और मेरा अनुमान है कि 1918-20 के लगभग एक कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। कांग्रेस पार्टी में आना इनके लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि फिराक साहब राष्ट्रवादी थे, देश से इनको बड़ा प्रेम था। गरीबों पर जो जुल्म ढाए जा रहे थे, जिसको इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में देखा था, उसके ये विरोधी थे। इसलिए इन सारी बातों को लेकर के जब वो इलाहाबाद की ओर आए तो इनके अंदर एक जज्बात था, उसको लेकर के ये कांग्रेस में शामिल हुए। लोगों की समझ में ना आ सका, कुछ मुझको भी है ताज्जुब सा, सुन मेरी उदासी का कारण है हमदम, बहुत अकेला हूँ। इन लफ्ज़ों में फिराक ने अपनी पूरी ज़ाती ज़िंदगी को घेर दिया। 1913 में 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई किशोरी देवी से, लेकिन वो एक नाकामयाब शादी थी। अकेलापन तो था ही, ऊपर से उनके बेटे फिर बड़ी बेटी के देहांत ने उन्हें और भी अकेला कर दिया। इस दौर में जो शायरियाँ उन्होंने लिखी वो उनके इसी दर्द को बयां करती है। मृत्यु ने फिराक साहब का जीवन में पीछा नहीं छोड़ा। यह भी आउट ऑफ द वे होकर मैं इस समय कह रहा हूँ कि भाई की मृत्यु हुई, बाद में पिता की मृत्यु हुई, माँ की मृत्यु हुई, बेटी की मृत्यु हुई, बेटे की मृत्यु हुई। आकस्मिक मौके इतना इनके जीवन में होती रहे कि ये वेदना के शिविर बन गए। जैसे वेदना दुनिया की जो है सब पनाह फिराक साहब के यहाँ ही पा रही है, लेकिन उस पूरे दुख को, उस सारी वेदना को फिराक साहब ने झेला, और झेला अपनी शायरी के बूते पर, अपनी कविताओं के बूते पर। वो दुनिया से निराश होते थे तो इसी शायरी में आ जाते थे। नक्श था मिटा दिया, चिराग था बुझा दिया। अपनी पत्नी के बारे में उन्होंने लिखा, नक्श था मिटा दिया और चिराग था एक लड़का था, ये हो गया।
अब उनकी बेटी के बेटे हैं, इस समय वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ में डीजीपी पुलिस महानिदेशक हैं। उनकी माता का नाम प्रेमा देवी, फिराक की बेटी का नाम प्रेमा देवी है, प्रेमा देवी के बेटे हैं जो इस समय डीजीपी छत्तीसगढ़ हैं। वो जब मैं फिराक महोत्सव मनाता हूँ तो वो आते हैं और इसमें शामिल होते हैं। फिराक गोरखपुरी को अपनी कलम से बेइंतहा मोहब्बत थी और नाज भी। जोश मलियाबादी ने मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब के बाद फिराक साहब को इस तरह का शायर माना था। आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेगी ये हम असरों, जब उन्हें ख्याल आएगा कि तुमने फिराक को देखा है। इन पंक्तियों से फिराक साहब का आत्मविश्वास झलकता है और इसी आत्मविश्वास की वजह से वो अपने बुरे समय को पार कर पाए। फिराक ने का एक शेर है कि जिनको शक हो वो करें और खुदाओं की तलाश, मैं तो इंसान को दुनिया का खुदा कहता हूँ। फिराक अपने में इंसान को ही खुदा समझते थे। बहुत कम लोग उस गंभीरता से फिराक को जानने की कोशिश किए। अत्यंत सतही ढंग से 2-3 बातें थी सतही होने के। कांग्रेस के विरोध, किसी ज़माने में गांधी जी के विरोध की हैसियत किसी में नहीं थी। एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी विरोध नहीं किया, छोड़ के चले आए, लेकिन खुल्ला विरोध नहीं किया। फिराक विरोध करते हैं, बंदगी से नहीं मिलती इस तरह तो जिंदगी नहीं मिलती, लेने से ताज़ो तख्त मिलते हैं, मांगे से भीख भी नहीं मिलती। उन लोगों का विरोध राजनीतिक, साहित्यकारों का विरोध। हिंदी साहित्य में उस समय चेष्टित हिंदी लिखी जा रही थी। फिराक ने कहा ये चेष्टित भाषाएं तुम लिख रहे हो, हिंदी क्या है? भग भग अड्डा, लौह पथगामिनी, ये रेल के लिए, ये सब कहें ये तुम क्या कर रहे हो? नतीजा क्या हुआ कि जो तथाकथित हिंदी बाज थे, मैं जानबूझकर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो हिंदी बाज थे, हिंदी के नाम पर रोटी खाते थे, करते थे, वो खुल्ला विरोध में आ गए। और फिर कुछ लोगों ने अंग्रेजी शायरी से चुरा करके हिंदी में अनुवाद किया, नाम पाने लगे। उनका इन्होंने विरोध करा, कहे ये तो वहाँ से उठाए हो, ये तो वहाँ से उठाए हो। आप आश्चर्य कीजिएगा कि निराला जी ने एक खत लिखा, और खत लिखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि दूसरी बात हो जाएगी। हे चौर्य कला में प्रवीण, फिराक ने उनकी काफ़ी आलोचना की थी, तो सारे हिंदी के खेमा ही उनके खिलाफ हो गया था। तो निराला खड़े हुए फिराक के पक्ष में और लिखते हैं कि हे चौर्य कला में प्रवीण, फिराक ने तो तुमको खाली वर्ड्सवर्थ की चोरी का बताया ना, तुमने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से ये चीज़ें चुराई हैं। वो तो गनीमत है कि वहाँ तक नहीं पहुँचे फिराक, तुम कह कर क्या करना चाहते हो? और फिर चूंकि निराला बोल दिए तो फिर वो उनके विरोध का तेवर खत्म हो गया। फिराक साहब काफ़ी हाउस जाते थे, तो काफ़ी हाउस में जब बैठते थे तो कुछ नौजवान लड़के भी उधर बैठते थे। तो किसी उस नौजवान वाली टेबल पर किसी को कुछ चुहल सूझी होगी, उसने एक पर्ची निकाली और उस पर एक मिसरा लिख दिया और बैरे से कहा कि फिराक साहब को दे आओ। वो दे आया फिराक साहब को। उस पर मिसरा ये था, मेहतरानी से दिल लगाते हैं, मेहतरानी से दिल लगाते हैं। फिराक साहब ने कलम निकाला और उसी पर एक दूसरा मिसरा लिख दिया और बैर से कहा जाओ इसको उसी लड़के को दे आओ जिसने भेजा था। दे आया वो। तो अब पूरा वो हो गया, मतलब पूरा हो गया। मेहतरानी से दिल लगाते हैं, ये तो उसने भेजा था, कांट किया था। फिराक साहब लिखा, वो कमाती है आप खाते हैं। समझे? तो इस तरह चोरबाजी चलती थी। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो संजीदा नहीं थे। तो एक बार इसी पर बात चली कि संजीदगी गैर संजीदगी में क्या रिश्ता बनता है, तो ऐसी बात हो रही थी। तो फिराक साहब ने कहा कि क्या समझते हो, मैं गैर संजीदा हूँ? मैं गिलास भी हाथ पे लेता हूँ तो ये नहीं कि बाद में संजीदा हो जाऊँ या बाद में गैर संजीदा हो जाऊँ।
मैं गिलास हाथ में लेता हूँ तब भी संजीदा होता हूँ और उसके बाद भी संजीदा रहता हूँ। तो मैंने कहा कि देखिए, आपको कोई संजीदा कहे या गैर संजीदा कहे, परेशान में क्या बात है भाई। मैं तो ये मानता हूँ कि गैर संजीदा संजीदगी खराब होती है और संजीदा गैर संजीदगी बहुत काम की होती है। गैर संजीदा भी हो तो पूरी संजीदगी के साथ हो तो हुस्न आता है। अरे उन्होंने बड़े बाव गले लगा लिया, उन्होंने कहा क्या बात है तुमने कह दिया है। अब मुझे साला कोई संजीदा गैर संजीदा कहेगा तो मैं तुम्हारा ही है मिश्रा कोट किया करूँगा। आकाशवाणी में इंटरव्यू के बाद में सेंट डी कॉलेज है तो वहाँ उनको सब लेकर के जाने लगे। पैर बेकार था, चल नहीं पा रहे थे। कुर्सी पर लगा करके 4 लड़के उठाए, 4 लोग लेकर के जाने लगे। तो लड़कों में चुगलबाजी की आदत होती है कि पीछे से एक लड़का चिल्लाता है राम नाम सत्य है। फिराक साहब तुरंत कहते हैं अबे सबकी यही गति है, तुम्हारे बाप की भी, तुम्हारे बाबा तुम्हारी भी होगी। ये मीटर पर मीटर मिला देना, बाहर पर बाहर रख करके और उसी वजन की बात को, ये फिराक साहब को 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए फिराक गोरखपुरी ने अपने जीवन का सबसे अधिक समय बिताया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक अंग्रेजी के प्रोफेसर के नाते। भले ही 3 मार्च 1982 को फिराक गोरखपुरी का निधन हो गया था, लेकिन भारत का इतिहास, वर्तमान और भविष्य हमेशा उनके साहित्यिक खजाने का लुत्फ उठाता रहेगा। उन्होंने मरते समय कहा है कि पसीना मौत का माथे पर आया आईना ला, पसीना मौत का माथे पर आया आईना ला, हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। हमारे ज़रिए में ये किया जा सकता है कि पहला काम ये किया जा सकता है कि उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? बिकॉज अंग्रेज़ी कितनों लड़के वर्ल्ड भर की भाषा है, होना चाहिए। एंड देन देयर शुड बी ए काइंड ऑफ movement that he should get that. And in that movement, people should be such people who are like him and others, जो इसको मूवमेंट कराए, तो there will be a kind of thing. हम ही चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग जितना लड़के हुए के बाटे आवे वाला पीढ़ी का सब लोग फिराक के बारे में खूब अच्छे ढंग से पढ़ें, लिखें और उनके बारे में पूरा जानकारी करें। फिराक साहब हम सब के गंगा गौरव थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। मुलाकात होगी। नमस्कार।